देखो, जो अगर पैसेंजर जो है वो खिलाड़ी हो और पायलट अनाड़ी हो तो प्लेन का क्या हश्र होता है, या तो जो है वो इमरजेंसी लैंडिंग करेगी या क्रैश कर जाएगा। तो ये जो जुगाड़ का जमघट है, इसकी भी हाल यही है। अब मंदिर की डगर पर 2024 का रास्ता आसान हो गया है। बीजेपी ने कोई भी काम चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे नहीं किया। क्या मुस्लिम समाज में भी ऐसा ही एक्सेप्टेंस है जैसा आप इस मंच पर बता रहे हैं, या कुछ एक थोड़ी सी एक धुंधलाहट है? बाबरी बिरादरी के बयान बहादुरों को तो जो आयोजक थे इस कार्यक्रम के, उन्होंने तो बहुत लिविंग प्लेइंग फील्ड दी थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का राजनीतिकरण हुआ है। फौज पे फिल्में बनती हैं, सरकार की पीआर करती हुई नज़र आती हैं। कॉन्टेम्प्रेरी फिल्में में जो हालातों पर बनती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी का या एनडीए सरकार का कोई प्रचार हो रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी सरकार की पीआर वाली फिल्म पीवीआर में नहीं जाएगी, आप समझ लीजिए। जो 400 का टारगेट है, क्या वो राम मंदिर के भरोसे रखा गया है? देखिए, 24 के चुनाव में 440 का झटका लगेगा। एक नारा अब लगने लगा है कि अयोध्या हो गया, मथुरा काशी बाकी है। वो मैटर कोर्ट में है। लेकिन मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं एक बात आपको बताऊं, नाम बदलने की एक प्रक्रिया चली है और बहुत तेज़ी से चल रही है कि फिरोजाबाद का नाम बदल दो, इलाहाबाद का बदल ही दिया, मुगल सराय स्टेशन को बदल के दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया। ये सब कुछ मुस्लिम नामों से या मुगल कालीन नामों से जुड़े नामों के साथ ज़्यादा क्यों होता है? अब ऐसे नामों को लेकर के अगर हम माला जपेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो बेहतर होगा। अटल जी की भाजपा से लेके ये आज की भाजपा में क्या अंतर लगता है आपको? पहले क्या था और अब क्या? कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के ढांचे बदल गए। बहुत सारे जो मुस्लिम बाशिंदे हैं उनका ही मैं जिक्र यहाँ पर करूंगी। उनका ये कहना है कि जब बीजेपी राज आया तो लोगों में हिंदू मुसलमान वाली भावना। आपने 75 साल मुसलमान बन के वोट किया, अब जो है वो अगर 5 साल में 6 साल में कुछ लोग हिंदू बन के वोट कर रहे हैं तो इसमें सांप्रदायिकता कहाँ से आ गई? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है बनी क्यों? मैं तो उसके ही खिलाफ हूँ। वो मिनिस्ट्री क्यों है? मिनिस्ट्री पर सवाल है। हाँ, मिनिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। अगर मिनिस्ट्री नहीं होती तो मैं कम से कम किसी अच्छी मिनिस्ट्री में होता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप घर पर भी ऐसी तुकबंदियों में बात करते हैं? नहीं यार, घर पे करेंगे तो फिर बाहर निकाल दी जाएंगे। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज़ तक के इस मंच पर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। मंच की खासियत पता है आपको क्या है? मंच की खासियत है कि यहाँ पर कोई फॉर्मल बातचीत नहीं होती, कैजुअल तरीके से कई सारी बातचीतें होती हैं और हम रूबरू होते हैं एक ख़ास पर्सनैलिटी से। आज जो हमारे मंचासीन अतिथि हैं वो एकदम ख़ास हैं। ख़ास तौर पर इस बात के लिए उनके अंदर एक कवित्व है, कवित्व को भी जानेंगे। और आज हमारे मंचासीन अतिथि, उनका स्वागत करते हैं। आज हमारे मंच पर हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी साहब, आपका खूब खूब स्वागत है मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और जब हम इस शो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सवाल भी यहीं से शुरू होना चाहिए कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और सबसे पहले यही सवाल आता है कि अब मंदिर की डगर पर 2024 का रास्ता आसान हो गया है। अब यहाँ से लगता है कि बीजेपी का जो जोश आई था उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्रंच आ गया है। देखिए, एक चीज़ आपको समझना होगा कि बीजेपी ने कोई भी काम चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे नहीं किया। बीजेपी की शुरुआत ही जो हुई है वो पालमपुर अधिवेशन में जब हमारा पहला प्रस्ताव आया तो हमने कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण के रास्ते में जो बाधाएं हैं हम उनको दूर करेंगे। उस संकल्प के साथ हम आगे बढ़े और उसके बाद आपको पूरी इतिहास मालूम है। आडवाणी जी की रथ यात्रा हुई, उससे पहले तमाम आंदोलन और तमाम लोगों ने कुर्बानियाँ दी, संघर्ष किया और संकल्प के साथ देश आगे बढ़ता रहा। न केवल बीजेपी बल्कि करोड़ों करोड़ लोग जो विदेशी आक्रमणकारी की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत और कलंक को जो है वो ख़त्म करने के लिए संकल्पबद्ध थे। तो ये एक विशेष चीज़ है, कोई एक सामान्य सा मंदिर नहीं है। ये श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण है। जिस राम जन्मभूमि पर उस निशान को एक विदेशी आक्रमणकारी ने अपनी कम्युनल, क्रिमिनल, क्रूर करतूत के ज़रिए कलंक लगाया था, उसको वो खात्मा हुआ है और इससे देश गौरवान्वित है, खुश है। जहाँ तक सवाल है 24 के चुनाव का, तो 24 के चुनाव पर हम जो है वो तमाम जो मुद्दे हैं, जिसमें विकास का मुद्दा है, विश्वास का मुद्दा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा है,
इन तमाम मुद्दों पर के आधार पर हम लोगों के बीच में जाएंगे और अपने 10 सालों के काम के लेखे जोखे के साथ जाएंगे। 10 साल के लेखे जोखे के साथ जाएंगे, लेकिन चूंकि एक एक्स्ट्रा बेनिफिट तो होता ही है और होना भी चाहिए अगर आप उसकी पृष्ठभूमि में देखते हैं तो। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने तमाम बातों का जिक्र किया और अनुप्रास अलंकार के साथ बताया कई सारी चीज़ों को, तो क्या मुस्लिम समाज में भी ऐसा ही एक्सेप्टेंस है जैसा आप इस मंच पर बता रहे हैं, या कुछ एक थोड़ी सी एक धुंधलाहट है? देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि मैंने बार बार कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण, श्री राम जन्मभूमि पर का मामला जो है ठीक वैसा ही है। अगर मुस्लिम समाज के लिए देखें तो उनका जो सबसे पवित्र स्थान है मक्का मदीना काबा, या जो है वो दुनिया के क्रिश्चियन समाज के लिए देख लें जो सबसे पवित्र स्थान उनके लिए होगा, या और भी जो धर्मावलंबी है। तो इस 104 जो देश के हिंदू हैं वो तो हैं ही, जो पूरी दुनिया के राम भक्त हैं उनके लिए राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण और विदेशी आक्रमणकारियों के इस करतूत को ख़त्म करना, ये एक संकल्प रहा है और वो संकल्प पूरा हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है, देखिए ये तो मैं ये जो बाबरी बिरादरी के बयान बहादुर हैं उनको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इन बाबरी बिरादरी के बयान बहादुरों को तो जो आयोजक थे इस कार्यक्रम के, उन्होंने तो बहुत लिविंग प्लेइंग फील्ड दी थी। उन्होंने कांग्रेस के लोगों को भी बुलाया, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को भी बुलाया, समाजवादी पार्टी को बुलाया, लालू प्रसाद जी की पार्टी, कोई भी पार्टी नहीं बची थी जिनको ना बुलाया हो। लेकिन वो उस पूरे के पूरे इस गौरवशाली क्षण का हिस्सा बनने के बजाय, पूरी तरह से बाउंड्री के अंदर आने के बजाय बाउंड्री के बाहर से बाउंसर कर रहे थे। अब जब आप बयान बहादुरी और बाउंसर करोगे बाउंड्री से बाहर, तो आपका बंटाधार होगा और आप इसी तरह से बौखलाई हुई और बेतुकी बातें करोगे। चूँकि आपने राहुल गांधी का जिक्र कर ही दिया है, तो अब से कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उन्होंने कहा है कि जो उनकी यात्रा चल रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो कह रहे हैं कि मेरे को यात्रा करने दी नहीं जा रही है, बजरंग दल आराम से कर रहा है। देखो, एक चीज़ आप देखो, कभी कभी टाइमिंग जो है वो बड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आज दुनिया जो है वो पूरी दुनिया जो है वो जय श्री राम कह रही है। आज देश का खेत खलियान चौक चौराहों चौपालों पे एक ही आवाज़ आ रही है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की। एक ही तरफ से, हर तरफ से आवाज़ उठ रही है और लोग अपने आप को खुशी महसूस कर रहे हैं, गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। आप उसके विपरीत बोल रहे हो। आपकी जो भाषा है और आपकी जो सोच है वो शुद्ध रूप से ये पूरे के पूरे लोगों की जो सोच है उसके विपरीत है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो पप्पू के प्रोफेसर हैं उनका पाठ्यक्रम भी उनको पास नहीं करा पा रहा है। मैं देखता हूँ कभी कभी वो बड़े बड़े बालोल के साथ, और बड़े पुराने से पप्पू के प्रोफेसर हैं, वो विदेश में भी कभी कभी पीछे समझाते रहते हैं, लेकिन वो पप्पू के प्रोफेसर भी उनका पाठ्यक्रम भी जो है उन्हें पास नहीं करा पा रहा है, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल पाखंड है, बेवकूफ़ियाँ हैं, और उसका नतीजा होता है कि ये निकलने से पहले ही जो है वो बहरा पड़ते हैं। नकवी साहब, थोड़ा हटके सवाल पूछूंगा कि आपके अनुप्रास अलंकार का मुजाहरा तो अभी पहले 5 मिनट में ही लोगों ने ले लिया है, और कवित्व शब्द का भी इस्तेमाल अविचल ने किया था। आपने 2019 में, मुझे याद है, आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी डिफीट के डिप्रेशन से जूझ रही है। एक बार आपने कहा था कि पाकिस्तान के साथ टेरर और टॉक नहीं हो सकता है। आपने हाल में कहा था कि इंडिया गठबंधन जुगाड़ का जमघट है। तो एक हमने ट्रैफिक सिग्नल और कॉरपोरेट फिल्मों जैसी फिल्मों की जब क्रेडिट लाइन आती थी तो वहाँ हम स्क्रिप्ट बाय मुख्तार अब्बास नकवी देखते थे। वो लेखक अब भी ज़िंदा है और उस तरह की स्क्रिप्ट्स लिख रहा है? अब जब तक हम जिंदा रहेंगे लेखक भी जिंदा रहेगा। लेकिन क्या है, ये तो एक आदमी का अपना कौशल होता है, एक स्किल होती है जो कि अंदर से आती है। वक्त कम मिलता है और उस वक्त कम मिलने में भी जो है वो जो कुछ उल्टा सीधा लिख सकते हैं लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की तारीख़ में एक चीज़ है जो जिस तरह का माहौल बदला है, जिस तरह से आज जो है वो पॉलिटिकल माहौल है, जिसे कहते हैं कि सियासी माहौल, वो सियासी माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रह गया है, सकारात्मक नहीं रह गया है, नकारात्मकता से भर गया है। और उसका मुख्य कारण हो सकता है कि बार बार जो है वो जो आपने कहा डिफीट की डिप्रेशन में बहुत सी पार्टियां हैं
और उस डिफीट की डिप्रेशन में इस तरह का जो है वो उनका मेंटल सेपरेशन दिखाई पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में हर समाज के वर्ग को जो भी होगा, जो भी क्षेत्र में पॉलिटिक्स में होंगे, पत्रकारिता में होंगे, और भी जो है प्रोफेशनल एक्टिविटी में लोग होते हैं, तो उनको जो भी उनके पास कौशल है उस कौशल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि आप अगर कौशल के कुबेर हैं तो फिर आप उस कौशल को जो है वो बांटिए। आप चूंकि फिल्मों के प्रेमी हैं, तो ये इल्ज़ाम लगता है पिछले 10 सालों में एनडीए सरकार पर कि एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का राजनीतिकरण हुआ है। फौज पे फिल्में बनती हैं, सरकार की पीआर करती हुई नज़र आती हैं। कॉन्टेम्प्रेरी फिल्में में जो हालातों पर बनती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी का या एनडीए सरकार का कोई प्रचार हो रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी सरकार की पीआर वाली फिल्म पीवीआर में नहीं जाएगी, आप समझ लीजिए। इसलिए जो है वो उस फिल्म में संदेश हो सकता है, सबक हो सकता है, उस सरकार के बारे में सकारात्मक बातें हो सकती हैं। लेकिन ये मैं मानता नहीं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें लोग कहते हैं कि साहब ये इन्होंने जो है ये तारीफ़ कर दी। मैंने तो बहुत से उस वक्त भी फिल्में पुरानी देखी होंगी और आपने भी देखी होंगी जिसमें कि बहुत कुछ जो है वो सरकार का महिमा मंडप किया जाता था। सभी सरकार काम गलत करती है ऐसा हम नहीं मानते। जो पहले भी सरकार थी, बहुत से अच्छे काम हुए हैं, बहुत से ऐसे गौरवशाली क्षण रहे हैं देश के लिए, जिसको कि हमें फिल्मों के माध्यम से, फिल्म तो समाज का आईना होता है, वो आना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि आज की तारीख में फिल्में जो हैं वो ज़हन पर जो है वो असर नहीं कर पाती। आज भी जो है वो गाने अगर आप देखोगे तो जो है वो 80 के दशक के, 90 के दशक के या उससे भी पहले के, अभी नए फिल्म आती है और उसके बाद कहाँ चली जाती है उसका नाम भी दूसरा आदमी नहीं जानता। तो ये एक कहीं ना कहीं कमी आई है। कोई गाना याद? आपने 70-80 के दशक की बात की थी, आपका कोई? देखिए, गाने तो बहुत से फेवरेट है और मुझे तो बहुत पसंद आता था कि ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। तो ये एक काफ़ी अच्छे हैं, और भी बहुत से हैं। वापस राजनीति पे आते हैं नकवी साहब। 2004 में वाजपेयी सरकार को एक विपक्षी पार्टियों के एक जमघट से जैसी चुनौती मिली थी, लगता है कि लगभग 20 साल बाद अब 2024 में इंडिया गठबंधन के तौर पे मोदी सरकार को वो चुनौती मिल रही है। आपको लगता है कि ये एक चुनौती है जिसका सामना लोकसभा चुनाव में तमाम राम लहर और बाकी चीज़ों के बावजूद भी करना पड़ेगा बीजेपी को? देखो, एक चीज़ आप देखो, जो अगर पैसेंजर जो है वो खिलाड़ी हो और पायलट अनाड़ी हो तो प्लेन का क्या हश्र होता है, या तो जो है वो इमरजेंसी लैंडिंग करेगी या क्रैश कर जाएगा। तो ये जो जुआड़ का जमघट है, इसकी भी हाल यही है कि पैसेंजर जो है वो तो सब के सब खिलाड़ी हैं, लेकिन पायलट जो है वो अनाड़ी है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने जैसा कहा ना कि जुगाड़ के जमघट से जनादेश के पनघट तक पहुँचना अभी कठिन है, डगर पनघट की, क्योंकि इसमें नीतियों का टोटा है, नेतृत्व अपने आप में खोटा है, चारों तरफ तरह की समस्याएं और तरह की प्रॉब्लम्स हैं। आपने पप्पू के प्रोफेसर का जिक्र किया, ये बहुत दिनों के बाद सुनने में आया। तो ये आउट ऑफ फैशन हो गया है या अभी भी नए सिरे से इसको फिर से फैशन में लाया जा रहा है? एक कांग्रेस के नाम नहीं लूँगा, एक लीडर थे, उनके पास मतलब उनकी ही किसी पार्टी ने पार्टी के नेता ने पप्पू पप्पू बोला होगा, तो उन्होंने उसको तलब किया। उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ ये पप्पू क्यों बोल रहे हो तुम? तो उनका था मैंने पप्पू उनको जो है वो किसी का नाम लेके तो बोला नहीं। तो वो बहुत सीनियर लीडर थे, उन्होंने उनको जो है वो एक कान पकड़ा, कहा कि तुम इतना बेवकूफ़ हमको समझते हो कि तुम पप्पू किसको समझ रहे हो, और मैं बता नहीं सकता कि राहुल गांधी के लिए तुमने कहा है। और उसको पार्टी से नोटिस दे दी, निकाल दी। इसलिए जो है वो पप्पू का जो है वो है जो माहौल वो है उसको छिपा नहीं सकते आप। तो पिछले 1 साल से जो राजनीति बदली है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और वापस वो भारत जोड़ो यात्रा 2 कर रहे हैं, और वो जो है उसका लक्ष्य और उसका जो समय समाप्त होने का है वो लोकसभा चुनाव होगा। और इस बीच में 2 बड़े राज्य तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस ने सीधी टक्कर में बीजेपी को शिकस्त दी, और उसके बाद ये इंडिया गठबंधन साकार होने लगा। तो राहुल गांधी को अब पार्टी किस दृष्टि से देखती है, कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि एक तो ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, इसको कोई अंदाज़ा, इसका कोई इग्नोर नहीं कर सकता, नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते। ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, ये बात सही है। 100 साल से भी ज़्यादा की पार्टी हो गई है, काफ़ी बुज़ुर्ग पार्टी है। लेकिन एक चीज़ आपको समझना होगा कि जब तक इसके लीडर जो है वो परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले से बाहर नहीं आएंगे, तब तक जो है इनका हश्र यही होगा। और एक चीज़ ये बार बार ये जो कहा जाता है ना कि साहब कितनी बड़ी चुनौती हमेशा रहेगी। जैसा कि कहा गया कि अटल जी के समय में 2014 में अटल जी जैसा बड़ा नेतृत्व था, लेकिन उस समय भी कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। आज की तारीख में भी जो है वो 24 की चुनावी चौपाल पे जो है वो चिक चिक और चकल्लस दिखाई पड़ रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि देश की जनता जो है वो, इनका ये कहना होता है कि हम मोदी को जो है वो हटाएंगे, जनता कहती है कि मोदी की हम हैट्रिक बनाएंगे जीत की। तो अब ये फ़र्क है, अब ये तो ज़मीन में दिखाई पड़ रहा है, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप। राम मंदिर को चुनाव से पहले प्राण प्रतिष्ठा की गई और एक पूरा शो बना, पूरा माहौल देश में बना है। बीजेपी को राम मंदिर से बीजेपी का विस्तार तो हुआ, लेकिन कभी सरकार नहीं बनी। तो इस बार जो 400 का टारगेट है, क्या वो राम मंदिर के भरोसे रखा गया है? देखिए, 24 के चुनाव में 440 का झटका लगेगा इस ख़ानदानी विरासत और पानदानी सियासत वालों को। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 440 का वोल्ट का झटका लगेगा कि आज की तारीख में आप नरेंद्र मोदी जी को कोस रहे हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के मोदी बैशिंग में लगे हुए हैं, मोदी जी के बारे में दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। आज आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों में देश के गांव, गरीब, किसान, कमज़ोर तबकों, नौजवान, इनके जो विकास और विश्वास के लिए क्या 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 नहीं किया। एक चीज़, आज पूरी दुनिया में भारत की धाक धमक मजबूत हुई है, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप उस धाक और धमक को धूमिल करने की धूर्तापूर्ण धुन में लगे हुए हैं। तो जब आप ये इस निगेटिविटी में भरे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। नकवी साहब, मेरा सवाल जो है थोड़ा सा अलग है। मैं जब भी आपको देखता था और बोलते हुए देखता हूँ, और अभी भी जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप घर पर भी ऐसी तुकबंदियों में बात करते हैं? नहीं यार, घर पे करेंगे तो फिर बाहर निकाल दी जाएंगे। घर पे तो नहीं करें। कई साथी हमारे हैं, मैं जब बहुत लंबे समय तक अपनी पार्टी का स्पोक पर्सन और जनरल सेक्रेटरी था, बहुत लंबे समय तक, एक समय था जब हर दिन 3 बजे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे 11 नंबर अशोक रोड पे। तो हर दिन तैयारी करनी पड़ती थी, और आप जैसे जो है वो बहुत खूंखार पत्रकार होते थे जो एकदम जो है वो गला पकड़ लेते थे। तो बहुत तैयारी करनी पड़ती, तो उसकी आदत पढ़ते 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 फिर वो पड़ गई है। और फिर आईएनबी मिनिस्टर भी रहा मैं, वो भी एक, और उस समय जिसमें मैं आईएनबी मिनिस्टर था उस समय बहुत कम चैनल हुआ करती है। 98 की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे बहुत पुराना, मैं ग्रैंड ओल्ड वाली बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस चीज़ें जो है वो वक्त के साथ जो है वो आदमी सिखाती है बहुत सी चीज़ें। आप तो खूंखार सवालों का जवाब जो है शेरों से देते हैं। हाँ, जैसे अभी पूछ लिया जाए कि आप राज्यसभा में नहीं रहे या पार्टी ने वो ओहदा नहीं दिया, आप उस पर कोई शेर कहेंगे? देखो, मैं जो है वो 20 साल पार्लियामेंट में रहा, और इस 60 साल की उम्र और लगभग जो है वो 35 साल की हमारी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की लाइफ, उसमें 10 साल मिनिस्टर रहा सेंटर में। ये हमारा सौभाग्य है। उसके अलावा जो अच्छा लगेगा, वो जो मिलेगा वो ठीक है, जो नहीं मिलेगा वो भी ठीक है। चूँकि हम आगे बढ़ेंगे विषय की ओर, मैं एक सवाल राम मंदिर पे और पूछना चाहता हूँ। आपने राम मंदिर का जिक्र के साथ लाल कृष्ण आडवाणी जी का जिक्र किया, राम मंदिर आंदोलन के नायक, सबसे बड़े नायक, सबसे बड़ा चेहरा। उनकी प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में उनकी गैर मौजूदगी थोड़ी खली? देखिए, बिल्कुल खली, सबको खली। पर अपने खुद प्रधानमंत्री जी भी चाहते थे, पूरी जो वहाँ पर आयोजक थे वो चाहते थे, लेकिन निश्चित तौर से खुदा उनको जो है, भगवान उनको, ईश्वर उनको जो है वो स्वस्थ रखे, लेकिन वो स्वास्थ्य उनका इस योग्य नहीं था कि वो जाते। लेकिन निश्चित तौर से उनके योगदान को
राम मंदिर आंदोलन के योगदान को, और जिस वक्त वो नारा लगाते थे कि जहाँ मंदिर वहीं बनाए, जहाँ राम का जन्म हुआ है मंदिर वहीं बनाएंगे, और लाखों की जनता उसमें कहती थी कि जहाँ राम का जन्म हुआ है, वो नारा देते तो लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे। उसमें खुद मोदी जी भी उनकी यात्रा में जो है वो थे। सर, आपने नारे की बात की, राम मंदिर की बात की, एक नारा अब लगने लगा है कि अयोध्या हो गया, मथुरा काशी बाकी है, इस पर क्या कहेंगे आप? वो मैटर कोर्ट में है, लेकिन मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं एक बात आपको बताऊं, कोई भी देश अपनी जो हमारी विरासत है, सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक विरासत, उसको अगर कहीं खुर्द-बुर्द किया गया है किसी भी ताकत ने, किसी भी खलनायक ने, तो उसको जो है वो कब तक नज़रअंदाज करेगी। ये 500 से ज़्यादा समय तक जो है वो आपने देखा, राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, उसके अब लिए संघर्ष हुआ, उसके बाद जो है वो लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और आज वो वक्त आया जब जो उस समय जो विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा किया गया था, क्राइम किया गया था, अपराध किया गया था, अन्याय किया गया था, वो एक न्याय के रूप में देश उसे देख रहा है। आपने जिक्र किया लाल कृष्ण आडवाणी का, आपने जिक्र किया इस सरकार का, 2024 चुनाव की बात हो रही है, क्योंकि आप दोनों सरकार में रहे और आप उस भाजपा में भी थे और इस भाजपा में भी हैं जो वहाँ से चलकर यहाँ तक आई। मेरा सीधा सवाल है कि लोग कहते हैं कि अटल जी की भाजपा, तो वो अटल जी की भाजपा से लेके ये आज की भाजपा में क्या अंतर लगता है आपको? पहले क्या था और अब क्या है? कोई अंतर नहीं है। अटल जी और आडवाणी जी ने उंगली पकड़ के अपनी मोदी जी को राजनीति की उबड़ खाबड़ राहों पे चलना सिखाया। राजनीति की उबड़ खाबड़ राहों का जो है वो ज्ञान दिया, और इसलिए जो है वो मोदी जी के बारे में या इस समय के बारे में इतने ही कह सकते हैं कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के ढांचे बदल गए। तो मोदी जी ने जो है वो वक्त के ढांचे को बदलने की कोशिश की और देश के लिए और बेहतरी के लिए की। लोकसभा चुनाव है, चर्चा सर हो रही है, हालांकि अब ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कहता नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। रामपुर से आपका रिश्ता है, क्या उम्मीद है कि इस बार रामपुर से आप नजर आएंगे चुनावी मैदान में? देखिए, बिल्कुल, अगर पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे। मैं नहीं कहने वाले में नहीं हूँ। पार्टी नहीं कहेगी नहीं लड़ेंगे। ये तो एक, मैं 6 चुनाव लड़ा हूँ अब तक, और मैं पहला चुनाव 91 में लड़ा हूँ जब राम जन्मभूमि आंदोलन का पीक था, और लड़ा कहाँ से था? मऊ से। 70% मुस्लिम वहाँ पॉपुलेशन थी, और उस समय जो है वो जय श्री राम नारा लगता था। नारा कई थे कि मुलायम सिंह को लेकर के नारे लगते थे, ये लगते थे तो उस समय मैं मतलब ऐसा लगता था कि इतना वोट ही नहीं मिल सकता, लेकिन मैं 13 वोट से हार गया था। तो जीता भी हारा भी तो कोई। अच्छा, एक मेरा बालमन का सवाल है सर, चूँकि आप मंत्री रहे हैं, मैंने देखा है, मैं यूपी से हूँ, बड़ा भौकाल होता है, गाड़ियों का काफिला होता है, कैसी फीलिंग होती होगी? मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ, मैं तो मंत्री रहा नहीं, तो कैसी फीलिंग होती है कि आपके पास क्या पावर होता है, क्या किस तरीके, मतलब मैं ये नहीं पूछा पावर में, कैसा एहसास होता है कि मंत्री बनने का? देखो, जो मंत्री भौकाल के भंवर जाल में फंसा ना वो भौकाल हो जाता है। इसलिए जो है वो आप मिनिस्टर होते हैं या नहीं होते, या जिस भी पद पे होते हैं, आपका जो है वो ठीक है, नज़र हवा पे होनी चाहिए, लेकिन कदम ज़मीन पे होने चाहिए। लेकिन मेरा बालमन ये कहता है कि इसको बनना जरूर चाहिए। वो ठीक है, इसको पता तभी चलेगा। यही तो हमारे देश की डेमोक्रेसी है, यही इस देश की खूबसूरती है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है वो परिवार के पालने से ही प्राइम मिनिस्टर बने। गरीब कमज़ोर तबकों से भी निकलने वाला व्यक्ति देश के शीर्ष पद पे हो सकता है, और मोदी जी उसका जीता जागता उदाहरण है। नकवी साहब, आप तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में आपका जन्म हुआ, तो आप जब याद करते हैं तो आपको इलाहाबाद याद आता है कि प्रयागराज याद आता है? मुझे तो इलाहाबाद याद बहुत आता है। बड़ी पिटाई हुई है, आंदोलन किया, संघर्ष किया। उस समय तो इलाहाबाद ही, प्रयाग भी था उस समय, यूनिवर्सिटी के पास प्रयाग स्टेशन था, आप लोग अगर जानते होंगे तो। लेकिन प्रयागराज की अपना एक बहुत ही
सांस्कृतिक भी, धार्मिक भी कई महत्व है। और उस समय भी जो है वो बहुत से लोग ऐसे थे जो इलाहाबाद नहीं कहते थे, उसे भी उस समय भी प्रयागराज ही कहते थे। लेकिन ये जो प्रक्रिया चलती है, मैंने सवाल इसलिए पूछा कि नाम बदलने की एक प्रक्रिया चली है और बहुत तेज़ी से चल रही है कि फिरोजाबाद का नाम बदल दो, इलाहाबाद का बदल ही दिया, मुगल सराय स्टेशन को बदल के दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया। ये सब कुछ मुस्लिम नामों से या मुगल कालीन नामों से जुड़े नामों के साथ ज़्यादा क्यों होता है? नहीं, मैं और ये भाजपा की सरकार में ज़्यादा मुस्लिम क्यों नाम को क्यों कहते हैं आप? देखिए क्या है कि ये वो नाम हैं जो नाम की हमारे देश में आने के बाद उन्होंने देश को कोई बहुत देश का भला नहीं किया। देश को जो है वो नेस्तो नाबूद करने की, तहस नहस करने की, देश के संसाधनों को लूटने की पूरी कोशिश की और करा भी उन्होंने। अब ऐसे नामों को लेकर के अगर हम माला जपेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो बेहतर होगा। इसलिए बदलाव जहाँ पर ज़रूरत है उसमें कोई बुराई नहीं है, उसको सांप्रदायिक रंग से नहीं देखना चाहिए। लेकिन लोग तो देते हैं ना नकवी साहब इसको सांप्रदायिक रंग, क्योंकि लोग क्यों? पूछते हैं कि देखिए इतिहास- एक बात है, बाबर जो है जी वो किस हिंदुस्तानी का जो है वो मुसलमान का जो है वो वंशज वो पूर्वज है। औरंगज़ेब जो है वो किस हिंदुस्तान के मुसलमान का जो है वो पूर्वज है या आदर्श है। इस तरह के जो लोग हैं, तो कवि तो ये भी लिख गए हैं कि बाबर ने मंदिर गिराया तो जुम्मन का घर क्यों जले, कवि ने तो ये भी लिखा है ना। ये बात सही है। मैं तो कह रहा हूँ कि बाबर के जो करतूतें हैं, जो क्राइम है, जो कम्युनलिज्म है, उसका जो है वो ठीकरा देश के हिंदुस्तान के मुसलमानों के सर पे नहीं फोड़ा जा सकता, न फोड़ना चाहिए। लेकिन उन लोगों को ये कहने की ज़रूरत है जिन लोगों ने कि ऐसे विदेशी आक्रमणकारियों के क्राइम को हिंदुस्तान के मुसलमानों के सर पे कलंक के रूप में दिखाने की कोशिश की, वो है। और ये वो लोग हैं जो सेकुलरिज्म के सूरमा बनते हैं, रूम में टोपी, रोड पे तिलक, और कहेंगे हम सेकुलरिज्म के सबसे बड़े सूरमा हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में तमाम सर्वे के हिसाब से करीब 19% मुसलमान वोटर माना जाता है। आपकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मुसलमान सांसद क्यों नहीं मिलता है? मतलब 19% आबादी को प्रतिनिधित्व आप लोग क्यों नहीं दे पाते हैं और कहते हैं कि सबकी राजनीति, सबका साथ, सबका विकास। देखिए उम्मीदवार तक नहीं है आपके पास मुस्लिम। देखिए नहीं, उम्मीदवार तो मिलते हैं, ऐसा नहीं है, आजकल कोई कमी नहीं है। आज तो समाज के सभी वर्ग जो है बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं। एक चीज़ जो परिवर्तन है वो एक बार आपको देखना होगा कि जो सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी थी उसको बीजेपी और मोदी जी ने समावेशी विकास की हिस्सेदारी से ध्वस्त किया है। अब जब सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी समावेशी विकास की हिस्सेदारी से ध्वस्त होगी तो परिवर्तन आएगा। ये बात सही है कि एक बहुत दिनों से जो है वो समाज के इस वर्ग में बीजेपी को लेकर भय और भ्रम का माहौल पैदा किया गया था। अब उस भय और भ्रम को खूब भुनाया गया। अभी भी देखिए ना आप, कितना अच्छी तरह से, कितने सौहार्दपूर्ण माहौल में पूरे देश ने स्वागत किया। अभी भी कुछ लोग जो है वो कितने कुंठित मानसिकता के साथ, कोई कुफ्र का फतवा दे रहा है तो कोई कुछ दे रहा है, तो कोई कह रहा है जी ये कैसे शांति से हो गया, इसमें तो जो है वो सांप्रदायिक उन्माद होना चाहिए। इसलिए मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कहूँगा कि समाज के सभी वर्गों को बहुत संयम और सावधानी से इस जो हमारी गौरवपूर्ण जो है वह सदी की सबसे बड़ी घटना और सबसे गौरवशाली घटना है, उसको संजो के रखना चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, और कुछ लोग इस षड्यंत्र और साजिश में लगे हो सकते हैं। जी, एक सवाल आखिरी मैं लूँगा नकवी साहब कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ये भी कैंपेन चला रही है, शुक्रिया मोदी भाईजान, पसमानदा मुस्लिमों की सियासत कर रही है। तो ये सियासत का मतलब थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि ये कैसी सियासत है उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुस्लिमों की? क्या मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ना चाहती है बीजेपी, नहीं, या कुछ और इसका लक्ष्य है? नहीं, हम तो जोड़ना चाहते हैं, तोड़ने का सवाल नहीं पैदा होता। पसमानदा का मतलब ये होता है कि जो पिछड़े हैं, कमज़ोर तबके हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, वो समाज के सभी वर्गों में हैं, मुस्लिम समाज में भी हैं। और उन जब हिंदू समाज की बात होती है कि बैकवर्ड, ओबीसी, दलित, तो उसी तरह से मुस्लिम समाज में भी हैं। तो उनको जो है वो प्राथमिकता इस सरकार में मिली है।
वो खाली है, उसमें इसको सियासत के साथ हम नहीं देखते। सर, उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं इस बार 80 की 80 सीटें हम जीत लेंगे, ये दावा है। क्या आपको इस बात को लगता है कि 80 सीटें आप जीत जाएंगे सारी की सारी, या ये सिर्फ दावा है? देखिए, एक चीज़ तो है कि जो इस वक्त माहौल है, वो माहौल जो है वो पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सकारात्मक है बीजेपी के लिए और मोदी जी के लिए। और 80 के 80 संकल्प के साथ अगर बीजेपी लड़ रही है वहाँ पर, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि वो जो टारगेट है वो पूरा होने की स्थिति में खड़ा हुआ है। और एक सवाल ये भी है, चूंकि हम यूपी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भाजपा कहें या जनता भी कहें या लोग कहें, उनको ये लगता है कि मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री हैं उसके बाद योगी आदित्यनाथ का नंबर है। इस पर आपको क्या लगता है? देखो, एक चीज़ बताया अभी जो है वो विपक्ष के लिए जब वैकेंसी नहीं है तो हमारे यहाँ के लिए क्या वैकेंसी होगी? मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में ही देश आगे बढ़ेगा। योगी जी आएंगे कभी? हमने कहा ना, मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे। और अभी उस वक्त तो आप कहते थे अटल जी के बाद कौन होगा, तो ये देश भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मोदी जी जो है वो ज़मीन से निकले हैं, संघर्ष करके निकले हैं, तो इसलिए आज की तारीख में मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और मोदी जी ही देश की बागडोर संभालेंगे। अखिलेश यादव का ये दावा है कि एनडीए को उनका जो पीडीए है वो पछाड़ेगा। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की वो बात कर रहे हैं। आपको इस दावे पे आपका क्या कहना है? एक बात मैं बताऊं आपको, सामंती सुल्तान और समाजवादी टीपू का जो गणित है वो मोदी जी के काम की वजह से गच्चा खा गया है। अगर जो है वो सामंती सुल्तान और समाजवादी टीपू का गणित जो है मोदी जी के काम से गच्चा खा जाए तो इसी तरह के सपने देखेंगे। किसी को सपने में कोई एतराज़ है नहीं, लेकिन वो पहले तो तय कर लेना। वो तो बार बार कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। तो कांग्रेस जो है वो ठग्गू का लड्डू है उनके लिए, खाएंगे तो तब भी क्या होगा और नहीं खाएंगे तो भी। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो दक्षिण के राज्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुश्किल होगा या फिर क्या रणनीति रहेगी? देखिए, दक्षिण हो या देश के और हिस्से हों, पहले लोग कहते थे, मुझे अच्छी तरह याद है पार्लियामेंट में जब बहस होती थी और बयान होते थे तो उसमें लोग कहते थे कि बीजेपी कहाँ से नेशनल पार्टी है, नॉर्थ ईस्ट में तुम्हारे कितने एमपी हैं, नॉर्थ ईस्ट में तुम्हारी सरकार कहाँ है। आज नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का चारों तरफ झंडा लहरा रहा है। तो इसलिए जो है वो दक्षिण में हमने दक्षिण को जो है वो मुझे ही 7 लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसे ही तमाम नेताओं को दक्षिण भारत के जो डिफ़िकल्ट थी उस समय लोकसभा की सीटें, सबको जिम्मेदारी दी गई है। और मैं मानता हूं कि दक्षिण में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी इन चुनाव में करेगी। नकवी साहब, 2024 का लोकसभा चुनाव के बेहद नज़दीक है और बीजेपी इन दिनों पसमानदा मुसलमानों की पूरी राजनीति कर रही है और उसमें आपको एक मुख्य भूमिका दी गई है कि पसमानदा मुसलमानों को कैसे साधा जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कि जो सच्चर कमेटी है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो पूरी सिफारिशें हैं पसमानदा मुसलमानों को ये लेकर कि उनको ऐसी कैटेगरी में शामिल की जाए और पसमानदा मुसलमानों की ये बहुत लंबे समय से मांग भी चली आ रही है। तो क्या बीजेपी का इस पर क्या स्टैंड रहेगा? अगर बीजेपी की 2024 में वापसी होती है तो क्या बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को ऐसी कैटेगरी में शामिल करेगी? मैं एक बात बताऊं आपको, ये सच्चर कमेटी जो है वो इस देश के मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी का बिगेस्ट पॉलिटिकल छल, सबसे बड़ा राजनीतिक छल था। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। सच्चर कमेटी के नाम पे मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी ने च्युइंगम की तरह इस्तेमाल किया, चबाया और चलता बनाया और कहा कि ये सच्चर कमेटी ने लिख दिया है कि तुम्हें ये बेरोज़गार हो, तुम्हें ये रोज़गार नहीं है। उसका जो है वो पूरी की पूरी कमेटी अपने कांग्रेस के कार्यालय में जो है वो दीमक खाती रही, कुछ किया नहीं। उसके बाद एक दूसरी कमेटी बैठा दी, पता नहीं कौन सी रंगनाथ मिश्रा कमेटी। फिर उसके बाद अगर ये रहते तो अभी 6-7 और कमेटी बन जाती। तो इस कांग्रेस पार्टी के इस कमरल छल को नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है। अब जब इस तरह का जो सांप्रदायिक छल और समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त होगा
तो परिवर्तन दिखाई पड़ेगा आपको। तो सर क्या रहेगा बीजेपी का स्टैंड? जो पसमानदा मुसलमानों के जो एक अली अनवर हैं वो बार बार बात करते हैं, एजाज अली भी बार बार बात करते हैं, तो क्या स्टैंड रहेगा? आप इनको कैसे काउंटर करेंगे? अरे ये लोग तो क्या बात करते हैं, कोटे के लोटे से आरक्षण की अफीम पिलाते हैं। कहते हैं जी आप आरक्षण हम देंगे, और आरक्षण के नाम पर जो है वो कोटे के लोटे से आरक्षण की अफीम चटा दिया, और उसके बाद जो है वो वोटों का अपहरण करेंगे। वो नहीं होता भैया। बहुत सारे जो मुस्लिम बाशिंदे हैं उनका ही मैं जिक्र यहाँ पर करूँगी। उनका ये कहना है कि जब बीजेपी राज आया तो लोगों में हिंदू मुसलमान वाली भावना या एक दूसरे पर धार्मिक तौर पर असमानता, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें रही। तो क्या आप मानेंगे कि आप इस देश के जो गरीब मुसलमान हैं आप उनका प्रतिनिधित्व करते हैं? आप ये बताओ, आपने 75 साल मुसलमान बन के वोट किया, अब जो है वो अगर 5 साल में 6 साल में कुछ लोग हिंदू बन के वोट कर रहे हैं तो इसमें सांप्रदायिकता कहाँ से आ गई? आप जब मुसलमान बन के वोट कर रहे थे तो आप सेकुलर थे, और आप जब आज जो है वो कुछ हिंदू समाज के लोग जो है हिंदू बन के वोट कर रहे हैं तो वो कम्युनल हो गए। ये मुझे लगता है ये दोहरी सी चीज़ है। इससे देश में एकजुटता आई है, समाज एकजुट हुआ है, और आज जो है वो जो ये कम्युनल और सेकुलर खेल था ये पूरी तरह से लोगों में को गुमराह करने का, बांटने का था। ये जो पंथ निरपेक्षता है, वो पंथ निरपेक्षता जो है वो इन सियासी सूरमाओं का जो है वो संकल्प नहीं कभी था। किस तरह से वोटों को जो है वो कैप्चर करो, अपहरण करो, उसको उस पर कब्जा करो, ये कोशिश। तो आज नहीं हो रहा। राम मंदिर के बाद वाली परिस्थिति, 22 तारीख से पहले बहुत सारे गाने बने कि दिल्ली के सिंहासन पर वो राज करेंगे, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस तरह के जो भजन चल रहे हैं या जो गीत गाने तो चल रहे हैं क्या वो भी तो बुराई एक है? माहौल को परिभाषित कर रहे हैं ना। जो बाबर को लाएंगे क्या? राम को लाने वाले को तो अगर साथ में हिंदू मुसलमान सब खड़ा हुआ है। आप ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं इसलिए? नहीं, मैं इसलिए नहीं है। मैं तो इंडियन नेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट के तौर से 1985 में मैंने ये कहा था कि ये जो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के नाम पे लॉन्ग मार्च करने की बात हो रही है, ये इस देश के अल्प बहुसंख्यकों को चिढ़ाने की बात हो रही है। एक चीज़, ये देश सेकुलर और पंथ निरपेक्ष इसलिए है कि इस देश में मेजॉरिटी जो है वो राम भक्त है या मेजॉरिटी जो है वो हिंदू है। अगर किसी भी दुनिया के किसी देश में बताइए आप कि जहाँ की मेजॉरिटी एक धर्म विशेष की हो और वहाँ पर जो है वो पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म दिखा दीजिए आप। तो ये देश इसलिए सेकुलर है कि इस देश का जो बहुसंख्यक है उसका डीएनए सेकुलर है। सर, इमरजेंसी का टाइम था, आप 17 साल के थे और आपको अरेस्ट कर लिया गया था, तो सर उसके बारे में बताइए कि आपके अंदर क्या बीती थी और उसके बाद आप उससे कैसे ओवरकम किए? देखो, कॉलेज डेज की बात थी जब जयप्रकाश नारायण जी का उस वक्त आंदोलन शुरू हो चुका था, और हम लोग जो है वो उस समय इमरजेंसी लग चुकी थी, एक तरह लगने वाली थी। प्रेस पे सेंसरशिप भी लग गई थी, प्रेस में कुछ कोई लिख नहीं सकता था, टीवी तो नहीं हुआ करते थे, रेडियो था खाली और दूरदर्शन रहा होगा। तो एक आंदोलन था, उसमें हम लोगों ने उसको लेकर के काफ़ी हंगामा किया, आंदोलन में हिस्सेदारी की, भागीदारी की, और बहुत देश से हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए थे, उसमें हम भी हुए थे। गुड इवनिंग सर। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 2023-24 का जो माइनॉरिटी अफेयर्स का जो बजट है उसमें 38% की गिरावट क्यों हुई? क्योंकि एज अ माइनॉरिटी अगर कोई उसे देखेगा तो प्रथम दृष्टया यही लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो अगेंस्ट है माइनॉरिटीज़ की। देखो, एक चीज़ पहली बात आप समझिए, ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है बनी क्यों? मैं तो इसके ही खिलाफ हूँ। अरे भाई, जो विकास है, जब मान लो किसी गरीब के घर पे छत पड़नी चाहिए तो उसमें कभी नहीं पूछा जाता कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, पिछड़े हो, बैकवर्ड हो। किसी के यहाँ नल जाएगा तो वो समाज का सभी वर्गों के जो ज़रूरतमंद है उसको मिलेगा। किसी को जो है वो राशन मिल रहा है फ्री, तो सबको मिल रहा है। तो इसलिए धर्म के नाम पर कोई मिनिस्ट्री बने, वो अपने आप में कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त जो एक सांप्रदायिक छल किया था उसका एक नतीजा है। लेकिन फिर भी जो है वो सरकार ने भरपूर, उसमें कितनी 1200 करोड़ का बजट था, अभी बहुत हो गया, बढ़ाया गया। सर, ये इसलिए कहा जा रहा है कि मंत्रालय चला गया, अल्पसंख्यक मंत्री थे आप, और अब आप ये कह रहे हैं कि वो मिनिस्ट्री क्यों है?
मिनिस्ट्री पर सवाल है। हाँ, मिनिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। अगर मिनिस्ट्री नहीं होती तो मैं कम से कम किसी अच्छी मिनिस्ट्री में होता। वो भी कोई बेचारा जीत के आएगा मुसलमान तो कह देंगे जी इसको। मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, मैं पर्सनल ख़िलाफ़ हूँ कि अगर कोई माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी मिनिस्टर बना दो, कोई जो है वो बैकवर्ड है तो उसको कह दो कि जी SC ST मिनिस्ट्री है उसमें डाल दो, सोशल जस्टिस में डाल दो। ये मतलब महिला विकास डालो। और भाई काबिलियत हर व्यक्ति में अपनी होती है। नकवी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 2016 में आपने एक बयान दिया था, वो भी आप उस समय ये बयान दिया था कि जब आप अल्पसंख्यक मंत्रालय काफ़ी लंबे समय तक संभाल रहे थे और संभाल चुके थे, लेकिन आपने ये बयान दिया कि भारत जो है वो एक अल्पसंख्यकों के लिए एक मॉडल देश है, और उस दौरान आपने कहा था कि कहीं कहीं कुछ कमी है, कुछ दिक्कतें हैं, असली जो मुद्दे होते हैं अल्पसंख्यकों के वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। वो कौन से मुद्दे थे? देखिए, किस कॉन्टेक्स्ट में आपने ये बिल्कुल बात आपकी कही? बात सही है कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो जो माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया की, इन माइनॉरिटीज़ का जो सोशो इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेफ गार्ड है, जो सुरक्षा है जी, वो भारत से ज़्यादा कहीं नहीं है। जब हिंदुस्तान जो है वो बंटवारा हुआ तो लगभग माइनॉरिटीज़ जो है वहाँ यहाँ पे 13-14% थी। पाकिस्तान में कितनी थी? 24%। भारत जब आज की तारीख में यहाँ माइनॉरिटीज़ जो है वो लगभग 24% 25% हो गई। पाकिस्तान में 1% भी नहीं रह गई। वहाँ जुल्म और जुर्म का शिकार हुई। यहाँ पर जो है वो लोगों की तरक्की, लोगों के जो है बराबर की जो भी विकास हुआ, जो भी वहाँ पर सशक्तिकरण हुआ, उसके बराबर के हिस्सेदार भागीदार बने। लेकिन जहाँ तक सवाल है, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने एक्सप्लाइट किया, ये बात सही है, बहुत एक्सप्लाइट किया, डराया भी, धमकाया भी, और जिसका नतीजा हुआ कि एजुकेशन में पिछड़ गए और भी जो एम्पावरमेंट है उसमें पिछड़ गए। उसके अलावा जो उनको मेन स्ट्रीम में, प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, अब आज के कश्मीर आप चली जाइए, बदल गया है। आज 370 के ख़त्म होने के बाद कश्मीर का जो कश्मीरी है वो प्रोग्रेस के साथ साथ पॉलिटिकल प्रोसेस का इक्वल पार्टनर बन रहा है। पहले नहीं बन पाता था, उनका एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, उसको अलग कर दिया था, तो एक परिवर्तन आया। अयोध्या की बात हो रही है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूरा हो चुका है, लेकिन अब काशी और मथुरा की बात कही जा रही है। क्या लगता है, एक वर्ग समूह ये भी कह रहा है कि हजारों ऐसे धर्मस्थल हैं जिन्हें दोबारा से इस तरीके से अपनाया जाना है, उनको बनाया जाना है। क्या कुछ मानना है आपका इस पर? हजारों की यहाँ बात नहीं है। अब अयोध्या ही का देखो आपने, अयोध्या में जो है वो आज की तारीख में मैं मानता हूँ 2000 से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग नहीं रहते। वहाँ पे 8 मस्जिदें हैं, 2 से ज़्यादा वहाँ पर जो है वो दरगाहें हैं, यानी 10 धार्मिक स्थल हैं, मुस्लिम धार्मिक स्थल अयोध्या के अंदर, और वो सब मंदिरों के बीच में है। मंदिर के में जो लोग हैं वहाँ के हिंदू समाज के लोग हैं उसकी सुरक्षा करते हैं। हालांकि उसमें उसके इस्तेमाल करना 1-2 में हो पाती है क्योंकि बहुत कम पॉपुलेशन है वहाँ पे। इसलिए कुछ स्थल ऐसे हैं जिनका एक ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल ट्रुथ है, उसे हम उसका समाधान होना चाहिए। राजनीति से अलग हटके थोड़ा बात करना चाहूँगी आपके जीवन के बारे में ही। आपकी शादी को लेकर बहुत खबरें हैं, बहुत चर्चाएं हमने सुनी है कि आप एक्स्ट्रा क्लास के बहाने सीमा जी से मिलने जाते थे, और 3 तरीके से आपने शादी की। पहले कोर्ट मैरिज की, फिर निकाह किया, उसके बाद 7 फेरे किए। इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप अगर बता। अभी यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते तो अब वो तो लंबी कहानी है, और मतलब सफल जीवन, और बहुत अच्छी तरह से हम लोग जो है वो ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव, संघर्ष और चुनौतियों पे सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों की दुआओं के साथ। एक्स्ट्रा क्लास वाली बात आप नहीं बता तो रहे लंबी कहानी है, फिर थोड़ा बहुत जानना चाहिए। खाली एक्स्ट्रा क्लास में थोड़ी रुकेगी फिर वो। फिर कहेंगे, बच्चे कहेंगे कि ये तो लव गुरु हो गए, बता रहे, सिखा रहे हैं। नहीं, लेकिन सर आप उस वक्त सीमा जी को शायद कहते होंगे कि मेरे ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ अकबर इलाहाबादी। अब कोई बेचारा कहेगा, बड़े गाने गाए, कहेगा मेरे ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ अकबर प्रयागराजी। नहीं, बहुत गाने गाए हम लोगों ने, बड़े। नकवी साहब, बीजेपी में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं आप, तो जब आपकी पार्टी के नेता मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं तो क्या पार्टी के भीतर आप इस सवाल को उठाते हैं, क्या उन नेताओं को फटकारते हैं? देखो, पहली बात ये, बीजेपी में कोई ना हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता है, ना मुसलमानों का है, ना सिखों का है, ना ईसाइयों का। बीजेपी में बीजेपी के सभी कार्यकर्ता हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है
कि मुझे इस बात का सौभाग्य है, और हम सभी पार्टी के लोगों को, कोई इस तरह की चीज़ होती है तो विद इन द पार्टी फोरम बहुत इफ़ेक्टिवली और बहुत स्ट्रांगली हम लोग भी कहते हैं, और उससे ज़्यादा मैंने तो इन 10 सालों में, आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा, खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऐसे लोगों को ऐसी बुरी तरह झाड़ते हैं कि जो लोग भी इस तरह के थोड़ा मतलब बहकी बातें करते हैं, गलत बातें करते हैं। तो इसलिए हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, और हम पॉलिटिकल पार्टी का मतलब हम समाज के सभी हिस्सों को अपने साथ लेके चलने पे यकीन करते हैं। उसके साथ ही साथ सौहार्द जो है वो किसी भी देश की तरक्की की सबसे बड़ी कुंजी है। ये बहकी बातें जो है 80 और 20 को लेकर भी हो जाती हैं। देखो ये सब तो थोड़ा सा ग्रेस दे देना चाहिए लोगों को। ग्रेस पार्टी को ही मिल जाता है। मैं कार्यक्रम के आखिर में ही आऊँगा। दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े एजेंडे, जिसमें कश्मीर में धारा 370 का खात्मा होना, इसके साथ साथ राम मंदिर का बनना, अब बचा यूसीसी पर कुछ जटिलताएं हैं, खासकर धार्मिक जो अपनी फॉलोइंग्स हैं उनको लेकर। धार्मिक उलेमाएं कहते हैं कि उनकी फॉलोइंग्स नहीं हो पाएंगी, ऐसे में यूसीसी को अप्लाई करना मुश्किल काम है। अच्छा एक बात ये बताओ, आप कहते हो हमारा देश पंथनिरपेक्ष देश है, ठीक है, हम कहते हैं हमारा देश सेकुलर कंट्री है। अगर सेकुलर कंट्री है तो संविधान से चलेगा, और हमारे संविधान ने एक बात बहुत स्पष्ट कही है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, संवैधानिक जिम्मेदारी और संकल्प होना चाहिए कि समान नागरिक कानून की दिशा में देश को आगे ले जाए। और मैं मानता हूं कि कॉमन सिविल कोड जो है वो किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोक देगा, किसी को पूजा करने से नहीं रोक देगा, किसी को चर्च में जाने से नहीं रोकेगा, किसी को गुरुद्वारे में जाने से नहीं रोकेगा, बिल्कुल अलग चीज़ है। ये शुद्ध रूप से सिविल जो है इश्यूज़ हैं वो कॉमन होंगे, लेकिन लोगों ने गुमराह कर रखा है कि साहब इससे तो जो है वो तुम्हारा धार्मिक जो है वो हमला हो जाएगा। अरे तमाम ऐसे मजहबी मुल्क हैं जहाँ कॉमन सिविल कोड है। तो इसलिए मैं मानता हूँ आने वाले दिनों में कॉमन सिविल कोड की दिशा में देश को आगे बढ़ना ही चाहिए। सर आपका इस पूरे मंच पर अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो आप निर्मम होकर बता सकते हैं? बहुत अच्छा रहा। मुझे तो बहुत दिनों बाद जो है वो लगा कि पूरी अच्छे, इतने होशियार, इतने काबिल जो पूरी टीम है यहाँ पे, उनके साथ जो है वो रूबरू हो रहे हैं और 2 टूक बेबाक बातें हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। आप आखिर में कोई शेर कहना चाहें तो बेहतर रहेगा। शेर तो बहुत से हैं, इस पे आप लोगों पर कौन सा मैं कहूँ। ये तो एक स्क्रिप्ट राइटर बैटर जानता है कि कहाँ पर क्या फिट करना है, वो तो आप अच्छे से करते हैं। मैं अभी शुभकामनाएं नहीं दे देता हूँ, अभी तो खाली आप सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए खूब सारा धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।